नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जलता हुआ मणिपुर छोड़ करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए हैं विश्व गुरु बनने के लिए, हालांकि वहां से आने वाले हैं आजकल में, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि देश की समस्याओं, राज्यों की समस्याओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेना देना नहीं है, बल्कि आत्म प्रचार करने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए उन्हें चिंता ज़्यादा है 2024 के मद्देनज़र। तो साथियों, आज हम विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि भारत में है, क्या वही छवि विदेशों में भी है, या जो छवि विदेशों में है क्या उससे उलट भारत में है। आपको पता ही है कि इस देश में प्रजातंत्र खत्म सा हो रहा है। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। साम दाम दंड भेद के आधार पर, तमाम केंद्रीय एजेंसियों के आधार पर शासन चलाया जा रहा है और इस देश को एक अघोषित इमरजेंसी की तरफ उन्मुख किया गया है, या यूं कहें कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो उन्हें 47 साल पहले 1975 की इमरजेंसी तो याद आ जाती है, लेकिन आज की अघोषित इमरजेंसी को नज़रअंदाज कर जाते हैं, या यूं कहें कि अघोषित इमरजेंसी को मानते ही नहीं हैं, उसे सुशासन मानते हैं, उसे गुड गवर्नेंस मानते हैं। तो साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता बटोरने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए अमेरिका गए और वहाँ पर उन्हें अपमानित भी होना पड़ा और सम्मानित भी हुए। अपमानित इस मामले में कि वहाँ के 75 सांसदों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? वही भारत की समस्याएं जो आज मुंह बाकर के भारत में खड़ी हुई हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति, मानवाधिकारों की स्थिति, कत्लेआम, नरसंहार वगैरह वगैरह उस पत्र में लिखा गया है। और दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने जिस तरफ से नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा है कि जो बाइडेन की जगह अगर हम होते तो उनसे मानवाधिकारों का और देश में अघोषित इमरजेंसी का एक एक हिसाब लेते। और इस बात से, ओबामा के बयान से भारत में, भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, उसके गोदी मीडिया में, उसके आईटी सेल में हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो विश्व गुरु बनने के लिए, लेकिन वह विश्व गुरु का तमगा तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके सामने आए हैं जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। ओबामा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य संस्कृति पर, उनके गुड गवर्नेंस पर और उनके अहंकार पर सवाल उठाया है, वह वाजिब है। जो बाइडेन इसलिए सम्मान दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, क्योंकि भारत, बल्कि नरेंद्र मोदी को नहीं सम्मान दे रहे थे, भारत को सम्मान दे रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि वो समझते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को सम्मान दे रहे हैं, और भारत को सम्मान जो बाइडेन क्यों दे रहे थे? क्योंकि एक भारत बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका का उत्पाद खरीदने के लिए, खास करके सैन्य सामान, सैन्य हथियार खरीदने के लिए भारत एक बहुत बड़ा हथियार है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। और दूसरी बात, रूस और अमेरिका में 36 के आंकड़े हैं। भारत शुरू से रूस के साथ रहा है या रूस के पक्ष में रहा है, रूस से दोस्ती रही है, और आज भी किसी न किसी रूप में भारत रूस से जुड़ा हुआ है, पुतिन से जुड़ा हुआ है। या यूं कहें कि
भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए रूस ने जो कदम उठाए हैं और इसे कच्चा तेल दे करके, सस्ते में दे करके भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगदान दिया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कच्चा तेल रूस से आता है, यहाँ पर संशोधित किया जाता है और फिर वापस उसे यूरोप के बाज़ारों में भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल और पड़ोसी देशों में भी वह तेल भेजा जाता है, जिससे भारत की अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो रूस के पक्ष में अगर भारत है तो उस पक्ष को जो बाइडेन अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने ध्रुव में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सम्मान देकर के। सम्मान भी स्वार्थ पर आधारित है। और दूसरी तरफ मीडिया को, सांसदों को, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति को खुला छोड़ दिए हैं नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए। भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है, गुणगान गाया जा रहा है, विश्व गुरु कहा जा रहा है, ऐसा अमेरिका में या दुनिया के अखबारों में नहीं है। अमेरिका के अखबारों में 8वें 9वें पेज पर एक समाचार जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन पहले पेज पर नहीं। और भारत में पहले पेज पर और सोशल मीडिया में हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं विश्व गुरु के रूप में। भारत की छवि नरेंद्र मोदी नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत की छवि तो बहुत पहले से तमाम प्रधानमंत्रियों ने, 14 प्रधानमंत्रियों ने भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने भारत का सम्मान विदेशों में नहीं बढ़ाया है। आपको एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बारे में बताता हूं कि वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति केनेडी राजीव गांधी को छाते में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। इतना बड़ा सम्मान और कौन दे सकता है? छाता कौन उठाता है? अपने देश में छाता उठाने वाले को और अपने मालिक के सिर पर लगाने वाले को क्या समझा जाता है? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं समझा जाता है। अमेरिका में दोस्ती का माहौल है, अमेरिका में वर्ण व्यवस्था नहीं है, अमेरिका में हिंदू धर्म नहीं है, अमेरिका में अन्याय नहीं है, अमेरिका में गरीबी बदहाली नहीं है। तो वहाँ की संस्कृति भी अलग है, भारतीय संस्कृति से अलग हट करके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अमेरिका में अपने को महिमा मंडित कर रहे हैं और मीडिया के सवालों को घुमा करके जवाब देते हैं, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि लोकतंत्र का गुणगान करने लगते हैं और कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र और अमेरिका के लोकतंत्र का डीएनए एक है। डीएनए एक होने का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तुलना अमेरिका के लोकतंत्र से कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की कितना छीछा लेदर कर रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इससे किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से अध्यादेश ला करके दिल्ली सरकार को घेरने का काम किया जाता है, दिल्ली सरकार के अधिकारों को ख़त्म किया जाता है, असंवैधानिक है। और यह असंवैधानिक काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने ही अध्यादेश जारी किया था, जिसका विरोध केजरीवाल करते हुए घूम रहे हैं। और विपक्ष की एकता बैठक में भी जाकर के उन्होंने इसको उठाया और इस पर उन्हें समझाया गया कि इसका भी नंबर आएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अध्यादेश ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए न केवल बयान दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं अपने बीजेपी अध्यक्ष से, ठीक उसी तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल, पावर का इस्तेमाल और मसल मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, वे विश्व गुरु बन रहे हैं, या भारत में जिस तरह से उन्हें देश विक्रेता के रूप में चिन्हित किया गया है,
झूठे जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों में सच्चाई क्या है? हमें तो सच्चाई नज़र आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु नहीं हैं। विश्व गुरु का मतलब होता है कि दुनिया पर राज करना, दुनिया के दिलों पर राज करना, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं। बहुत से देश, खास करके मुस्लिम देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सख्त नाराज हैं। और जिस तरह से नूपुर शर्मा का बयान गया था पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, उसके बाद पूरा मुस्लिम समाज, जो कि दुनिया में जिसकी दूसरे नंबर पर जनसंख्या है, तो दुनिया में दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाले मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रधानमंत्री को कोई भी विश्व गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चट्टे बट्टे के कारनामे ऐसे हैं जिन्हें कि विश्व गुरु की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है, बल्कि अपराधियों की श्रेणी में लाया जा सकता है, देश विक्रेताओं की श्रेणी में लाया जा सकता है, देश के गद्दारों की श्रेणी में लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर अमेरिका में पेश की जा रही है गोदी मीडिया द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वैसी तस्वीर वहाँ नहीं है। वहाँ पर मैंने बताया आपको पहले भी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना भाषणबाजी, बयानबाजी हो रही है, और वहाँ के NRI जो कि भारत के निवासी हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तख्तियाँ ले करके विश्व गुरु के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वह तस्वीर शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन दिखाया गया है। आप BBC देखिए और ऐसे चैनल देखिए जो गोदी समर्थक नहीं हैं, जो मोदी समर्थक नहीं हैं, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में क्या हुआ और क्या हो रहा है। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी, एक कहावत कही जाती है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन करके आए। नरेंद्र मोदी गए हैं विश्व गुरु बन करके बनने के लिए, पूरी दुनिया में डंका पीटने के लिए विश्व गुरु का, लेकिन वे लौटेंगे तो विश्व गुरु नहीं, बल्कि एक देश विक्रेता के रूप में, जुमलेबाज के रूप में, एक आतताई प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, भारत में भी और दुनिया के देशों में भी, अमेरिका में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विक्रेता क्यों कहा जाता है, इसके भी तह में जाना पड़ेगा। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तमाम ITs, तमाम एम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भाखड़ा नंगल बांध, तमाम ऐसे हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए, जिससे कि आज का भारत गौरवान्वित है। और उसी गौरव को मटिया मेट करने के लिए उन कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भारत खड़ा हुआ था, विकासशील देशों की लाइन में लगा हुआ था, आज वह विकासशील देशों की लाइन में नहीं रह गया, बल्कि बहुत ही पिछड़ा। और अगर ग्लोबल इंडेक्स देखें तो उसमें भारत बहुत पीछे नज़र आएगा विकास के मामलों में। आज भारत में एक समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को गिरवी बना दिया गया है, गिरवी रख दिया गया है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ कमज़ोर हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। व्यवस्थापिका की क्या हालत है कि रातों रात कानून पास करा लिया जाता है, हुड़दंगई, जोर जबरदस्ती और गुंडई के बल पर राज्यसभा में कोई भी विधेयक पर दस्तक करा लिया जाता है, पारित करा लिया जाता है, और लोगों को कानों कान खबर ही नहीं हो पाती है। 3 काले कानूनों को ऐसे ही पास कराया गया था राज्यसभा से। लोकसभा में तो उनका बहुमत है, वहाँ तो भारी मतों से समर्थन मिला ही था 3 काले कानूनों का, लेकिन राज्यसभा में ये गिर जाता अगर सारे राज्यसभा के सदस्य होते, और वहाँ पर पास करा पाना मुश्किल था, लेकिन गुंडई के और हुड़दंगई के बल पर उसे पास कराया गया। तो इस तरह से व्यवस्थापिका की मर्यादा और व्यवस्थापिका को चकनाचूर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सिर्फ 3 काले कानून ही नहीं, बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिस पर कि
राज्यसभा की मुहर नहीं लग सकी है ठीक ढंग से। न्यायपालिका की क्या स्थिति है कि इनके पूर्व विधि मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया था कि क्या न्यायाधीश चुनाव लड़ करके आते हैं जो उनके हाथों में अधिकार हो। इस तरह के बयान दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, जिससे कि न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठा। और सबसे बड़ी बात कि न्यायपालिका को मुट्ठी में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने आज से नहीं कई साल पहले से कोशिश की है, या यूँ कहें कि 2014 से ही कोशिश की है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कोशिश 2019-20 में उभर करके सामने आई जब राम मंदिर का फैसला आया। राम मंदिर के फैसले में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना हस्ताक्षर नहीं किया था। जो भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में न्याय दिया जाता है, उस न्याय का लिखित स्वरूप जो होता है, जो पांडुलिपि होती है, ड्राफ्ट होता है, उस पर हस्ताक्षर होता है नीचे जजों का, जिन जजों ने उसे सही ठहराया है। लेकिन राम मंदिर मामले में जब न्याय होता है तो उसमें किसी भी जज का हस्ताक्षर नहीं था। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे और अपनी मर्जी से न्याय लिखा जाता है हिंदुओं के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में, नागपुर के आरएसएस कार्यालय में, और उसे सुनाया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है, फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप बताइए कि कैसे न्यायपालिका की साख बची हुई है और न्यायपालिका को कहां पर ला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस ने। सिर्फ राम मंदिर पर फैसला ही नहीं, आप देखिए तो 3 तलाक पर, राफेल पर और भी तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिन पर शक की सुई न्यायालय की तरफ घूमती है। और अगर उस समय, जिस समय रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उस समय आज के चीफ जस्टिस DY धनंजय होते, चंद्रचूड़ होते, तो निश्चित रूप से राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं जाता। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला जाता, लेकिन इतना निश्चित है कि राम मंदिर का समर्थन या राम मंदिर के पक्ष में ऐसा फैसला नहीं होता कि वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया था, न सिर्फ राम मंदिर के पक्ष में बल्कि राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट गठित करने के लिए भी बात कह दी थी। लेकिन बाबरी मस्जिद फिर से निर्माण करने के लिए कई किलोमीटर दूर उन्हें जो जगह दी गई, उसके लिए किसी ट्रस्ट की घोषणा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र क्यों? ऐसा मोदी राज में ही हो सकता है, ऐसा देश विक्रेता के शासन में ही हो सकता है। इसे आप गुड गवर्नेंस कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे। इसे कहेंगे लोकतंत्र की साख को तार तार करना, इसे कहेंगे न्यायपालिका की साख को तार तार करना। सिर्फ राम मंदिर का ही मुकदमा नहीं था, बहुत से मुकदमे ऐसे थे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं और उठते रहेंगे। तो सरकारी कंपनियों को बेच करके इन्होंने देश विक्रेता की उपाधि धारण की है, और यह उपाधि बहुत अच्छी है। आम आदमी को समझ में आती है कि देश विक्रेता क्या होता है, देश को बेचने वाला क्या होता है, जुमलेबाज क्या होता है और चौकीदार क्या होता है। तो साथियों, प्रजातंत्र की तुलना, भारत के प्रजातंत्र की तुलना अमेरिका के प्रजातंत्र से करना और कहना कि हमारे डीएनए में, हमारे प्रजातंत्र के डीएनए में और अमेरिका के डीएनए में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब कि भारत अपने को विश्व गुरु नहीं माना है, बल्कि नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु मान करके और अपनी तुलना अमेरिका से कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रजातंत्र और वहाँ के प्रजातंत्र में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ के प्रजातंत्र में अन्याय नहीं है, वहाँ के प्रजातंत्र में साम दाम दंड भेद नहीं है, लेकिन हमारे प्रजातंत्र में सारी बुराइयां मौजूद हैं जो प्रजातंत्र को नष्ट करती हैं। तो साथियों, इस देश में समस्याओं की कमी नहीं है। सरकारी कंपनियों का निजी क्षेत्र और वहाँ पर लाखों करोड़ों बेरोजगार
और बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अगर देश में 50 आत्महत्याएं हो रही हैं तो उसमें 30 आत्महत्याएं सिर्फ बेरोजगारों की। बेरोजगारी आज के 45 साल पहले की स्थिति को भी लांघ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किए थे उसका कहीं अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाल चली है उसके तहत विपक्ष अब एकजुट हो रहा है। विपक्ष की पहली बैठक पटना में हो चुकी है जिससे अच्छे संकेत निकल कर के सामने आए हैं कि विपक्ष मजबूत होगा और सिर्फ एक ही बैठक में नहीं बल्कि कई बैठकों में विपक्ष की एकता मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जा सकता है 2024 में। और विपक्ष की इसी मजबूती को कुचलने के लिए, नष्ट करने के लिए, विपक्ष को नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास के तर्कस में कई तीर हैं, कई ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जिससे कि विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा शिमला की बैठक होने के पहले कितने लोग, कितनी पार्टियों के लोग जेल में जाते हैं या शिमला की मीटिंग के बाद कितने लोग जेलों में जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि अब प्रजातंत्र में विपक्ष की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो एक बहुत बड़ी असंवैधानिक और गंभीर बात कही थी जेपी नड्डा ने। बिना विपक्ष के प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता है, बिना विपक्ष के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि विपक्षहीन भारत होगा। विपक्ष ही तो ताकत देता है, विपक्ष ही तो कमियां पकड़ता है सत्ता पक्ष की, विपक्ष ही तो सत्ता पक्ष की बुराइयों को गिनाता है। क्योंकि अहंकार के मद में सत्ता पक्ष को तो कभी होश ही नहीं रहता कि वो गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है। अगर विपक्ष न हो तो भारतीय जनता पार्टी की निरंकुशता, उसका अहंकार और उसका अन्याय, उसका अत्याचार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए विपक्ष को बचाना आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और समय की मांग है। तथागत बुद्ध विश्व गुरु थे। तथागत बुद्ध के मुकाबले नरेंद्र मोदी या कोई भी राजनेता कोई मायने नहीं रखता है। आध्यात्मिक गुरु थे जिन्हें कि विश्व गुरु होना चाहिए था और हुए, और दुनिया को उन्होंने समझाया। आज भी दुनिया को उन्होंने समझाया करुणा क्या चीज़ है, जन्म मृत्यु क्या चीज़ है, दुख क्या चीज़ है, दुखों का निदान कैसे हो सकता है, मानवता की रक्षा कैसे की जा सकती है, मानवता का विकास कैसे किया जा सकता है, इंसानियत का विकास कैसे किया जा सकता है। तथागत बुद्ध की देन है और उसे ही विश्व गुरु कहा जा सकता है जो इंसानियत के साथ हो, जो इस देश क्या पूरे विश्व के, जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हो और पूरे विश्व को ही अपना घर मानता हो, उसे विश्व गुरु का तमगा दिया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये गुण हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर तो हमेशा चुनावी चाल, चुनावी गोट बिछाने की बात चलती रहती है कि किस ढंग से फला राज्य का चुनाव जीतना है, किस ढंग से 2024 जीतना है, किस ढंग से हिंदू राष्ट्र बनाना है, किस ढंग से संविधान को की जगह भगवा संविधान को लागू करना है, किस ढंग से लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को लागू करना है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में विश्व गुरु बनने की अगर इच्छा भी होती है तो उस इच्छा को आप क्या कहेंगे? 47 साल पहले 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी ने भी कहर ढाया था विपक्ष के ऊपर, देश के ऊपर और इस देश की संप्रभुता के ऊपर। लेकिन आज जो इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, यह कितना कहर ढा रही है इसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। बेरोजगार आंदोलनरत हैं, खिलाड़ी आंदोलनरत हैं, किसान आंदोलनरत हैं, व्यापारी भी आंदोलन करना चाहते हैं। इस देश का कौन सा तबका है जो आंदोलन नहीं करना चाहता है और कौन सा तबका ऐसा है जो कि खुशहाल है? एक भी तबका आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि खुशहाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को समझने के लिए आरएसएस को समझना पड़ेगा। आरएसएस चाहता है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, राम राज बनाना, संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना और इस देश को 5000 साल पीछे ले जाना, अत्याचार के युग में, अन्याय के युग में, चातुर्वर्ण्य के युग में, ऐसे युग में जहाँ पर कि ओबीसी एससी एसटी के आगे हानि होगी, थूकना होगा, उसमें सड़क पर या रास्ते में या गली में नहीं थूक सकते थे, उसके लिए उन्हें हानि बांधनी पड़ती थी, अपने लटकानी पड़ती थी अपने गले में, और उनके पदचिन्ह जमीन पर न बचे रह जाएं, इसके लिए उन्हें पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था। उसी युग में ले जाना चाहते हैं आरएसएस के लोग इस देश को, और प्रधानमंत्री आरएसएस का गुलाम बन करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और विश्व गुरु बन रहे हैं। तो साथियों, विश्व गुरु के रूप में तो नहीं, एक देश विक्रेता के रूप में, एक जुमलेबाज के रूप में, झूठे प्रधानमंत्री के रूप में आज इन्हें देश की जनता जानती है, और देश की जनता जो कुछ समझती है उसी के हिसाब से 2024 के राजा का चुनाव भी करने जा रही है। इनका राजतंत्र बनाने का फार्मूला काम नहीं आएगा। लोकतंत्र को ये राजतंत्र नहीं बना सकेंगे, भारत को ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकेंगे, और संविधान की जगह ये भगवा संविधान नहीं ला सकेंगे, और विश्व गुरु का तमगा इनका धरा का धरा रह जाएगा। अमेरिका भी नहीं स्वीकार करेगा, मुस्लिम कंट्रीज तो पहले से कोई नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरह से इनका चाल चरित्र चेहरा है, विश्व गुरु तो क्या, इन्हें गुरु भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।